नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। हमने देखा है प्राचीन भारत का, पिछला वीडियो आया था। आज दूसरा दिन देख रहे हैं। इसमें कवर करेंगे मध्यकालीन भारत, रिवीजन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक कुल 5 प्रमुख वंश हुए। सर्वप्रथम गुलाम वंश आता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और चौथा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। पांचवा व अंतिम लोदी वंश 1451 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक शासन तुगलक वंश ने किया, कुल 94 वर्ष तक, 1320 से 1414 तक। और सबसे छोटी या सबसे कम अवधि तक शासन खिलजी वंश ने किया, जो कि मात्र 30 वर्ष का रहा, 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो सबसे पहले आता है इसमें सर्वप्रथम गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे आता है तुगलक वंश, चौथे पे आता है सैयद वंश, और पांचवा और अंतिम पे आता है लोदी वंश। तो हम लोगों ने देखा 1206 से लेकर 1526 तक इन 5 वंशों का शासन रहा। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए और कब से कब तक इनका शासन रहा और इनके शासन की प्रमुख बातें क्या रही, आइए देखते हैं। गुलाम वंश के प्रमुख शासक 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन था। इसमें प्रथम शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान या शासक गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। वर्ष 1192 में तराइन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया तथा स्वयं बाद में गजनी लौट गया और भारत का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा गया। वर्ष 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है और उसने भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दानी स्वभाव एवं उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया दिल्ली में, जिसे उसके मरने के बाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसका अयोग्य पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अयोग्य पुत्र आराम शाह को हटाकर उसके गुलाम व दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा प्रथम वैद्य सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इसने 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 विश्वासपात्र गुलामों का एक दल तुर्कान ए चिहलगानी बनाया और इन्हें महत्वपूर्ण पद सौंपे। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। कुतुबुद्दीन ने राजधानी लाहौर बनाया था और इल्तुतमिश के शासनकाल में राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इल्तुतमिश द्वारा ही भारत में अक्ता या इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना, जिसने मात्र 7 महीने में ही शासन किया। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने वास्तव में रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करके रजिया 1236 में सुल्तान बनी। ये फिरोज जो था इनका भाई था और इनको पद से हटाकर रजिया सुल्तान 1236 में सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान पर्दा त्याग कर दरबार में बैठती थीं। रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथी अमीरों व उलेमाओं को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रजिया का विरोध किया। रजिया ने बाद में एक विद्रोही अमीर अल्तुनिया से विवाह करके सत्ता प्राप्त करने का पुनः प्रयास किया, किंतु वह पति सहित मारी गई। रजिया के बाद इस वंश का कोई योग्य शासक नहीं हुआ। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन के संरक्षण या सहयोग से लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। 1265 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का कार्यकाल रहता है 1265 से 1287 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने देखा, उनके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान
और इसके बाद बलबन। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, जो सुल्तान बनने से पहले कई वर्षों तक इल्तुतमिश के पौत्र सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का नायब रहकर शक्ति का संकेंद्रण अपने हाथों में कर चुका था। बलबन दिल्ली का एक ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद व अधिकारों को विस्तृत रूप प्रदान किया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के द्वारा ही अपनाई गई थी ये नीति, रक्त और लौह की नीति। बलबन बलबन ने कठोर अनुशासन, पद की प्रतिष्ठा, उच्च मार्ग को प्राथमिकता आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया। बलबन का प्रमुख कथन था कि मैं जब भी किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ियाँ क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। बलबन ने दरबार में सिजदा यानी सुल्तान के सामने हाथ बांधकर या हाथ जोड़कर झुकना तथा पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना, इस ऐसी प्रथाओं का आरंभ किया। ये दोनों प्रथाएं बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी, सिजदा और पैबोस। बलबन स्वयं को फारस के पौराणिक बादशाह अफरशियाब का वंशज कहता था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलाम सरदारों के दल को समाप्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसके वंश के 2 अयोग्य शासक कैकुबाद एवं कैमूर्स थोड़े समय के लिए शासक हुए थे, और इनके बाद शासन शुरू होता है खिलजी वंश का। गुलाम वंश का शासन समाप्त होता है और इसके बाद गद्दी पे आता है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। इसमें पहले शासक है जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश खिलजी वंश की स्थापना वर्ष 1290 में होती है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के पौत्र सुल्तान कैमूर्स को बंदी बनाया और अपने वंश का स्थापना किया, खिलजी वंश का। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जलालुद्दीन के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका कार्यकाल रहता है 1296 से 1316 तक का। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह सिकंदर के समान विश्व विजयी बनना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने प्रशासन एवं न्याय पर उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त कर दिया था और धर्म एवं राज्य कार्य को अलग अलग कर दिया था। अलाउद्दीन ने अस्थायी सेना रखने की प्रथा तथा सैनिकों की हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन ने गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा इत्यादि उत्तर भारत के राज्यों तथा देवगिरी, वारंगल तथा पांड्य इत्यादि दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन के लिए वारंगल के शासक से कोहिनूर हीरा लाया था। चित्तौड़ आक्रमण में राणा रत्न सिंह के मारे जाने पर रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। यह अलाउद्दीन के समय की बात है। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल को आर्थिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लाभ के लिए तथा कम वेतन पर अच्छे एवं अधिक सैनिक रखने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, जिससे बाजार में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों व गुणवत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने उपज का 50% भाग कर के रूप में लेना प्रारंभ किया था। इसके बाद है मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। मुबारक शाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों को समाप्त करके पुनः जागीर व्यवस्था प्रारंभ कर दी। वर्ष 1320 में मुबारक शाह की हत्या करके खुसरो खां कुछ महीने के लिए दिल्ली का सुल्तान बना। वह हिंदू धर्म से परिवर्तित हुआ मुसलमान था। इसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा। प्रथम सुल्तान है इसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने वर्ष 1320 में की। गयासुद्दीन कृषि के विकास के लिए नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई अत्यधिक कठोरता को कम किया तथा खुसरो खां और बांटे गए अतिरिक्त धन को गृहीताओं से वापस लिया, जिसके कारण गयासुद्दीन की सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अनबन हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान के लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित एक महल में दबकर हो गई। इसके बाद सुल्तान बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक इसका शासन होता है। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद वर्ष 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की तरह वह भी साम्राज्यवादी था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य नाम जूना खां भी था।
इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को महत्वाकांक्षी, तार्किक किंतु जिद्दी तथा जल्दबाज कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी, परंतु उसकी यह योजना विफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक उदार शासक भी था। वह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों जैसे होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इसने कृषि के विकास के लिए एक पृथक कृषि विभाग दीवान कोही के नाम से स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1347 में प्लेग के प्रकोप से बचने के लिए कन्नौज के निकट स्वर्गद्वारी नामक स्थान में शरण ली। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इब्न बतूता आया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो गई। इसके बाद सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहता है। मोहम्मद तुगलक का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। फिरोज शाह ने नहरों का निर्माण करवाया। उसने नया सिंचाई कर भी लगाया। फिरोज शाह के हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर भी आरोपित किया। फिरोज शाह ने उलेमा वर्ग को पुनः प्रशासन में प्रमुखता दी। फिरोज शाह के शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया और इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद सैयद वंश आता है जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 तक रहता है। इसमें शासक होता है खिज्र खां। पंजाब में तैमूर लंग के गवर्नर रहे खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी वर्ष 1414 में। इनके पूर्वज अरब से आए थे तथा स्वयं को पैगंबर का वंशज बताता था, अतः यह सैयद कहलाए। इस वंश में खिज्र खां के बाद 3 शासक हुए किंतु कोई भी योग्य नहीं था, अतः शीघ्र ही इस वंश का पतन हो गया। और इनके बाद आता है लोदी वंश का शासन। लोदी वंश के प्रमुख शासक रहते हैं बहलोल लोदी, जिनका कार्यकाल 1451 से 1489 तक का रहता है। दिल्ली सल्तनत के इस प्रथम अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की अपनी शक्ति एवं चतुराई के बल पर। बहलोल लोदी को जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने में भी सफलता मिली। बहलोल लोदी सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था। इसके बाद शासन आता है सिकंदर लोदी का 1489 से 1517 तक। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निज़ाम खां जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। इसने इसे अपनी राजधानी वर्ष 1506 में बनाया। सिकंदर लोदी ने राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु भूमि मापन के लिए एक प्रमाणिक गेज बनवाया जिसे सिकंदर गज कहते हैं। हमने देखा राजधानी का पहला लाहौर बनता है सबसे पहले गुलाम वंश में। उसके बाद राजधानी लाहौर से दिल्ली जाती है, फिर दिल्ली से दौलताबाद जाती है और इसके बाद सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाया यहाँ आगरा को। आगरा नगर बसाया 1504 में और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी को फारसी में कविताएं लिखने का भी शौक था। वह गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। इसके बाद शासन आता है इब्राहिम लोदी का 1517 से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। इब्राहिम लोदी ने दरबार में अफगान परंपरा के विरुद्ध अत्यधिक कठोर अनुशासन लागू किया, जबकि अफगान शासक काफी उदार व सहिष्णु होते थे। इब्राहिम के इस व्यवहार के कारण कई अफगान अमीर इससे काफी नाराज थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और इसके बाद बाबर का आक्रमण होता है। वर्ष 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और इस युद्ध को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इसी के बाद 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब देखते हैं सल्तनत कालीन जो प्रांतीय राजवंश थे इनके विषय में। तुगलक काल में एवं उसके पश्चात उत्तर व दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों में छोटे छोटे राजवंशों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन की कमजोरी तथा प्रांतीय अमीरों के विद्रोह के कारण विजयनगर और बहमनी जैसे साम्राज्य की स्थापना हुई।
विजयनगर साम्राज्य। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में ही दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर, जो आधुनिक हम्पी है, इस साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर राज्य या साम्राज्य, इस पर क्रमशः संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरविडु या अरविदु वंश के शासकों ने शासन किया। विजयनगर के प्रथम राजवंश संगम वंश के शासकों में हरिहर व बुक्का के पश्चात देवराय प्रथम, जिनका शासन 1406 से 1422 तक का था, एवं देवराय द्वितीय, जिनका शासन 1426 से 1446 तक का था, उनका नाम उल्लेखनीय है। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासन करते हैं तथा सदाशिव राय 1542 से 1567 तक करते हैं, जो कि तुलु वंश के प्रमुख शासक थे। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय की गणना भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। संस्कृत एवं तेलुगु भाषा के विद्वान कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक प्रशासन व राजनीतिक विषय पर एक तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। विजयनगर साम्राज्य में कई विदेशी यात्रियों ने यात्रा की। इटली के निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के काल में तथा पुर्तगाल के डोमिंगो पेज ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार विद्वान सायण तथा माधव विद्यारण्य विजयनगर साम्राज्य में ही थे। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार विद्वान सायण तथा माधव विद्यारण्य विजयनगर साम्राज्य में थे। विजयनगर का अपने समकालीन बहमनी राज्य से सदैव संघर्ष बना रहा। वर्ष 1565 में तालीकोटा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का वैभव नष्ट हो गया। अब देखते हैं बहमनी राज्य के विषय में। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से असंतुष्ट दक्षिण के मुस्लिम अमीरों ने दक्षिण भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की, जिसे बहमनी राज्य कहा गया। अमीरों के नायक हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से वर्ष 1347 में सत्ता ग्रहण की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। विद्वान एवं शक्तिशाली शासक फिरोज शाह बहमनी राज्य का प्रसिद्ध शासक था। सन 1417 में रूसी यात्री निकितीन ने बहमनी राज्य की यात्रा की। बहमनी राज्य में गोलकुंडा की हीरे की खान तथा रायचूर दोआब का उपजाऊ क्षेत्र विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण था। बहमनी साम्राज्य के शासक महमूद शाह के शासनकाल में सरदारों में आपसी संघर्ष के कारण बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया। कौन कौन से राज्यों में बटा ये बहमनी राज्य से बने जो 5 छोटे राज्य थे बटकर, उनमें था बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। 5 भागों में ये बट जाता है। 5 भागों में अलग अलग शासन होता है। इमाद शाही का शासन होता है बरार में, आदिल शाही बीजापुर में, निज़ाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा और बरीद शाही बीदर में। संस्थापक इनके अलग अलग हैं, वर्ष इनके अलग अलग हैं। मुगल साम्राज्य अब आता है 1526 से लेकर 1707 तक का कार्यकाल। मुगल साम्राज्य दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य वंश की नींव रखी। मुगलों का शासन भारत में 300 वर्षों से अधिक समय 1526 से 1857 तक रहा, परंतु इसमें से केवल 181 वर्ष जो है 1526 से 1707 तक का, उतना तक का ही समय मुगलों के वैभव का काल रहा। वर्ष 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे उत्तर मुगल काल भी कहा जाता है। इस काल में 1707 से 1857 तक का कमजोर व अयोग्य मुगल शासक हुए, जिनका वर्णन मिलता है। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। वर्ष 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत होता है। मुगल वंश के प्रमुख शासक के विषय में देखते हैं। सबसे पहले आता है बाबर। 1526 से 1530 तक का कार्यकाल था इसका। सन 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की परंपरा सुल्तान को तोड़कर स्वयं को बादशाह घोषित किया। बाबर के भारत पराक्रमण के दौरान भारत में कई स्वतंत्र राज्य भी थे, जिनमें प्रमुख थे बंगाल, कश्मीर, सिंध, विजयनगर और बहमनी। बाबर ने पानीपत के युद्ध के पश्चात 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने मात्र 4 वर्ष में ही भारत में शासन किया। वर्ष 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की थी। बाबर के बाद गद्दी पर बैठता है हुमायूं, जिसका शासनकाल रहता है 1530 से 1556 तक का। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा। सन 1538 में हुमायूं ने बंगाल को जीतकर मुगल शासन के अधीन किया। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगानी थे। वह बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे। हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी अफगान नेता शेर खां था, जिसे शेर शाह सूरी कहा जाता है। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर खां यानी शेर शाह सूरी हुमायूं को बुरी तरह पराजित करके दिल्ली के गद्दी पर बैठा और हुमायूं भारत से भागने पर मजबूर हो गया। सन 1540 से 1555 तक हुमायूं ने सिंध में अमरकोट, फारस एवं अन्य राज्यों में निर्वासित जीवन व्यतीत किया। सन 1555 में मछीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्धों में विजय प्राप्त करके हुमायूं ने शेर शाह के वंशजों से भारत का साम्राज्य वापस छीना। इस प्रकार हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। हुमायूं के योग्य सेनापति बैरम खां ने हुमायूं को पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में मदद की। 27 जनवरी 1556 को अपनी ही पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक का कार्यकाल सूर वंश का संस्थापक। इसका बचपन का नाम फरीद था। शेर मारने के कारण इसे शेर खां की उपाधि दी गई, सूबेदार बहार खां द्वारा। सन 1539 में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में हराया था इन्होंने हुमायूं को। दिल्ली की गद्दी पर 67 वर्ष की आयु में बैठने के बाद इसने सूर वंश की स्थापना की। इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहा जाता है। शेर शाह भारतीय इतिहास में अपने कुशल शासन प्रबंध के लिए विख्यात है। इसने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण व मरम्मत करवाया। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेर शाह की मृत्यु सन 1545 में एक बारूद के विस्फोट में घायल होने के कारण होती है। शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, फिरोज शाह तथा मोहम्मद आदिल शाह हुए। शेर शाह की मृत्यु के बाद भी सूर वंश का शासन वर्ष 1555 तक चलता रहा। हुमायूं द्वारा पुनः दिल्ली का जब तक शासन प्राप्त नहीं किया गया तब तक शेर खां के वंशजों का शासन रहा और इसके बाद हुमायूं का शासन आ जाता है 1555 में। फिर 1556 से हुमायूं का पुत्र अकबर गद्दी पर बैठता है। 1556 से 1605 तक इसका शासन रहता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं के निर्वासन काल में अमरकोट के राणा वीर साल के दुर्ग में हुआ। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर पंजाब अभियान पर था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर पंजाब अभियान पर था। पंजाब में ही कालानौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ तथा बैरम खां इसका संरक्षक बना। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कि सन 1556 में होती है उसमें अकबर की सेना ने अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के योग्य सेनापति हेमू को पराजित किया। अकबर ने दक्षिण भारत में भी कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जैसे कि दौलताबाद 1599 में और अहमदनगर 1600 में। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात था। वर्ष 1582 में अकबर ने एक नवीन धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों का मिश्रण था। अकबर ने शासन की शुरुआत उदार कार्यों जैसे कि युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना, तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर की समाप्ति से की। अकबर ने आगरा से 35 किलोमीटर दूर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के निकट नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में बांट दिया, जिनकी संख्या बरार, खानदेश एवं अहमदनगर को जीतने के बाद बढ़कर 15 हो गई थी। जिन 15 सूबे और प्रांत जो थे उनमें बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, मालवा, अहमदाबाद, दिल्ली, अजमेर, लाहौर और मुल्तान, काबुल, बरार, अहमदनगर और खानदेश आते हैं। अकबर ने 1573-74 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की शुरुआत की। यहाँ सभी धर्मों के विद्वानों के वार्तालाप को अकबर सुनता था। सन 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में जीतकर भी अकबर मेवाड़ पर अधिकार न कर सका। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। आइए एक दृष्टि में देखते हैं कौन कौन थे इसमें। पहला है अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना बैरम खां का पुत्र था। वह फारसी, तुर्की व हिंदी भाषा का विद्वान था। वह एक कुशल सेनापति भी था। अकबर ने इसे खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी का तुर्की से फारस में अनुवाद किया था इसने, अब्दुल रहीम खान खाना। दूसरा था राजा मान सिंह। यह अकबर का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के विस्तार में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा है बीरबल। वह अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था।
इसके बाद आता है टोडरमल। इसकी भूमि व्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका थी। पांचवा है मुल्ला दो प्याजा। यह प्याज का अत्यधिक प्रेमी था, इसीलिए इसे मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दी गई थी। यह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं वाक्पटुता के लिए जाना जाता था। फिर आते हैं तानसेन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं राजकवि। फैजी फैजी जो था प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार था। यह अकबर का राजकवि था। अबुल फजल, अकबरनामा एवं आईने अकबरी इसकी प्रमुख ऐतिहासिक कृतियां हैं। और नौवे थे हकीम हुमाम, अकबर की पाठशाला के प्रधान अधिकारी। अकबर के बाद शासन आता है जहांगीर का, 1605 से लेकर 1627 तक का। अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में फतेहपुर सीकरी में हुआ, इसलिए इसका बचपन का नाम सलीम खां रखा गया। सलीम यानी जहांगीर की शिक्षा अकबर के विश्वास पात्र विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना के संरक्षण में हुई। सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध भी विद्रोह 1599 से 1604 तक किया था। 1602 में इसने अकबर के सलाहकार अबुल फजल की हत्या करवा दी, सलीम ने यानी जहांगीर ने। बादशाह बनने के बाद जहांगीर को भी अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसमें खुसरो की पराजय होती है। खुसरो को शरण देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। सन 1616 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में बीजापुर एवं गोलकुंडा पर विजय जहांगीर की प्रमुख उपलब्धि थी। जहांगीर के शासनकाल में कला व साहित्य का काफी विकास हुआ। वह स्वयं भी कला व साहित्य का प्रेमी था। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। चित्रकला प्रेमी जहांगीर के दरबार में कई प्रसिद्ध हिंदू व मुस्लिम चित्रकार थे। जहांगीर ने सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था। सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का उस पर काफी प्रभाव था। जहांगीर के जीवन के अंतिम 14 वर्ष नूरजहां ही सत्ता पर केंद्र रहीं। सत्ता का केंद्र यही थी नूरजहां, इसकी पत्नी। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसे लाहौर में दफनाया गया, वहीं इसका मकबरा भी स्थित है। प्रमुख मुगल बादशाहों के मकबरे कहाँ पे है? बाबर का है काबुल अफगानिस्तान में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदर आगरा उत्तर प्रदेश में, जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान, शाहजहां का ताजमहल आगरा और औरंगजेब का दौलताबाद यानी औरंगाबाद भारत में। जहांगीर के शासनकाल में ही इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कप्तान हॉकिंस को भारत भेजा था 1608 में। इसके कारण अंग्रेज भारत से कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल भी हुए। इसके बाद शासन आता है शाहजहां का, 1627 से 1658 तक का। जहांगीर के पुत्र शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। इसका जन्म 1592 में हुआ। शाहजहां अपने सभी भाइयों एवं प्रतिद्वंदियों को हराकर 24 फरवरी 1628 को आगरा के सिंहासन पर बैठता है। शाहजहां का विवाह नूरजहां की भतीजी बानो बेगम से हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहां ने दक्षिण भारत में अहमदनगर पर सर्वप्रथम आक्रमण कर इसे 1633 में मुगल साम्राज्य में मिलाया। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वैभव, कला, स्थापत्य एवं शक्ति अपने चरम पर थी। अतः शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद तथा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह ने भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था। शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। शाहजहां दारा को बादशाह बनाना चाहता था, परंतु 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने उसे हरा दिया। शाहजहां ने अपने जीवन में अंतिम दिन आगरा किले में बंदी के रूप में गुजारे। शाहजहां की मृत्यु के उपरांत उसके शव को मुमताज महल की कब्र के नजदीक ताजमहल में ही दफना दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में कला व संस्कृति उच्च स्तर पर थी, जिसके कारण मुगल काल इतिहास में प्रसिद्ध है। मुगल काल की सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास से इसे भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग यानी गुप्त साम्राज्य के बाद जो था, ये दूसरा युग था जो क्लासिक युग कहा जाता है, उसमें आता है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक का। औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होने के पश्चात 21 जुलाई 1658 को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। वह शाहजहां के काल में दक्षिण के सूबेदार के रूप में औरंगाबाद में रहा, जो मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी थी। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण में 2 बड़े युद्ध लड़े, पहला बीजापुर एवं गोलकुंडा के विरुद्ध तथा दूसरा मराठों के विरुद्ध। बीजापुर को 1686 में तथा गोलकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया।
औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति जो थी अकबर एवं जहांगीर व शाहजहां के विपरीत थी, जो कि काफ़ी कठोर थी। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। साथ ही सन 1669 में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगाई। हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। मुगलों और मारवाड़ के बीच औरंगजेब के काल में 30 वर्षीय युद्ध हुआ। औरंगजेब की गलत नीतियों के चलते वह जनता के बीच अप्रिय एवं अलोकप्रिय बन गया। इसकी गलत नीतियों के चलते ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। सन 1707 में औरंगजेब की दक्षिण में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद परवर्ती मुगल शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक का इसका शासनकाल रहा। फिर आता है जहांदार शाह 1712 से 1713, 1 साल का। उसके बाद फरूख सियर 1713 से 1769 तक का। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह का शासन रहता है 1719 से 1748। इसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 तक का। इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और अंत में बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। इस दौरान मराठा साम्राज्य के विषय में देखते हैं। 17वीं सदी के अंत में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई। नए स्वतंत्र राज्यों में मराठों का उद्भव एक प्रमुख घटना थी। मराठों का एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। अपनी सैनिक योग्यता के कारण मराठों ने एक बड़ा साम्राज्य शीघ्र ही स्थापित कर लिया। शिवाजी 1627 से 1680 तक। शिवाजी का जन्म सन 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में बीजापुर के एक सेना नायक एवं जागीरदार शाहजी भोंसले की पत्नी जीजाबाई के गर्भ से हुआ। शिवाजी ने सन 1642 में सर्वप्रथम सिंहगढ़ का दुर्ग बीजापुर से जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई किले जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। मुगलों से शिवाजी का प्रथम संघर्ष 1657 में हुआ। बीजापुर के सेनापति अफजल खान ने शिवाजी को छलपूर्वक मारने की योजना बनाई, परंतु शिवाजी ने उसे ही मार दिया। सन 1665 में औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया और पुरंदर की संधि वर्ष 1665 में मानने के लिए बाध्य किया। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। सन 1670 में शिवाजी ने मुगलों पर हमला करके खोए हुए किले पुनः जीत लिए। मराठा यानी शिवाजी प्रशासन में राजा या छत्रपति ही प्रमुख होता था। संपूर्ण सत्ता का केंद्र वहीं होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इस अष्टप्रधान के 8 मंत्री निम्न थे। पहला पेशवा, दूसरा अमात्य, तीसरा वाकिया नवीश, चौथा दबीर या सुमंत, पांचवा सचिव या शुर्णविश, छठा सरे नौबत, सातवां पंडित राव, आठवां न्यायाधीश। तो न्यायाधीश जो थे ये न्याय प्रमुख थे। धार्मिक मामलों का मंत्री पंडित राव, सैन्य प्रमुख सरे नौबत, शाही पत्राचार प्रभारी जो था वो सचिव, विदेश मंत्री जो था सुमंत या दबीर, गृह मंत्री वाकिया या नवीश, वित्त मंत्री अमात्य कहलाते थे और प्रधानमंत्री पेशवा। शिवाजी का राज्याभिषेक 19 मई 1674 को रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ हुआ। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हिंदू साम्राज्य की स्थापना के संकल्प की घोषणा ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान और विश्व धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का शंखनाद था। शिवाजी की मृत्यु 1680 के पश्चात उनके बड़े पुत्र संभाजी, जिसका कार्यकाल 1680 से 88 तक का था, उन्होंने मराठों का नेतृत्व किया, परंतु वह मुगलों से पराजित होकर मारा गया। इसके बाद के शिवाजी के उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर हुए। शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम की पत्नी ताराबाई तथा संभाजी का पुत्र शाहू क्रमशः मराठों के शासक हुए। पेशवा शाहू के शासनकाल में ही मंत्री परिषद का प्रमुख पेशवा ही प्रमुख शासक बन गया। इसके बाद से सारी शक्तियाँ पेशवा के पास ही आ गई। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे 1714 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तथा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 प्रभावशाली पेशवा हुए। बालाजी बाजीराव के समय में ही मराठा शक्ति चरम पर थी। मराठों ने मुगलों को भी मदद की। पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा राजधानी पूना में बनाई, जो कि वर्तमान पुणे है। ये सतारा से हटाकर पूना में बनाया गया। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ की अफगान
शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद से ही मराठा शक्ति का पतन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरा भाग, तीसरा दिन आधुनिक भारत के विषय में। तो अभी हमने मध्यकालीन भारत का रिवीजन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।